अब देखो भाई यहाँ पर इन तीन फॉर्मूलाज के बाद में हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूला और हैं बचे हुए, ठीक है। दोनों लिखाने के बाद बेटा एक एक करके सबसे पूछूंगा मैं सारे फॉर्मूलाज, इसलिए आराम से इसको याद करते रहो। ये सिस्टम पूरा समझ गए। अब एक हमारे पास आता है बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास? 11 बुक वैल्यू ऑफ शेयर। वो बंद है, इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश भुगतान अनुपात। डिविडेंड पे आउट रेशियो। अरे मुंह बंद। वेरी गुड। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। अब बुक वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ध्यान से, ये जितने भी अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इक्विटी शेयर। तो इसका फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू ऑफ द शेयर का इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? सिर्फ शेयर होल्डर फंड की अगर बात करें अपन तो उसमें तो सारी चीजें आती है। बताओ क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब शेयर कैपिटल में भी कितने शेयर होती है पता है? दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर मैं शेयर होल्डर फंड में से प्रेफरेंस शेयर हटा दूं तो बाकी जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड होगा। यानी कि ये अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेयर इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे? शेयर होल्डर फंड माइनस करूंगा इसमें से मैं क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर मैं लेस कर दूं तो क्या जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब है कि हमारे शेयर की बुक में क्या वैल्यू आनी चाहिए, बुक के हिसाब से, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको? अंश का पुस्तक मूल्य। और लास्ट हमारे पास एक रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में पी रेशियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी रेशियो। और मूल्य अर्जन अनुपात। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका सारे हो गए क्वेश्चन। देखो 21 क्वेश्चन जो है वो निकालो। 20 बाकी है। अब तो बोलते जाओ। 18 तो मैंने करवाया था, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है? चलो 17 भी बाकी है। 18 क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अब देखो सारे रेशियो जो है ना वो मिक्स में आ रहे हैं। पुराने जो रेशियो है वो आपको याद करने हैं और मुझे बताने हैं। अभी जैसे मैं रेशियो लिखूंगा आप आंसर देंगे, नहीं देंगे तो ये डस्टर है सीधा मुंह पे आएगा बेटा। तारीख क्या लक्ष्य है? ठीक है, मुंह बंद करो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है पहले तो वो देखो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, 18 में लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 रेशियो हमसे पूछे हैं। और हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या दिया हुआ है, किसी की बुक में, पुरानी वाली बुक में कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, आप सुनते रहें। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, साल के स्टार्टिंग की इन्वेंट्री दे दी, यानी ओपनिंग स्टॉक दे दिया। इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। नेट प्रॉफिट दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ट्रेड रिसीवेबल्स,
ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यानी लगभग इसने लायबिलिटी की तो सारी साइड बता दिया आपको। लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड बता दिया, लायबिलिटीज में इसने नॉन करंट लायबिलिटी बता दी डिबेंचर, और लायबिलिटीज में इसने करंट लायबिलिटीज भी बता दी, है ना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, सबसे पहला रेशियो क्वेश्चन ने पूछा हमसे लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसे हम कह सकते हैं सरल अनुपात, द्रव्यता अनुपात भी बोला जा सकता है। लिक्विड यानी कि तरल संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। अब मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, मुझे चाहिए लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट के लिए बताओ क्या चाहिए होगा, करंट एसेट। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट का, अगर करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर दे, माइनस कर दें। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बोला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मानना जीरो है। तो अब मुझे निकालना है लिक्विड एसेट, तो मैं इधर वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हम निकाल रहे हैं लिक्विड एसेट। अब जरा बताना लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्या मुझे करंट एसेट दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। मुझे दो करंट एसेट दे रखी है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ट्रेड रिसीवेबल्स, यही तो करंट एसेट्स होती है। यानी जो दिया हुआ उसको उठाओ बस, ठीक है। तो करंट एसेट्स में मुझे क्वेश्चन में दे दिया इसने क्या, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद और नगद के समतुल्य मानी जाने वाली चीज कितनी है, 40,000। फिर इसने मुझे दे दिया ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों ही करंट एसेट्स होती है। कितना है, 1 लाख, 1 लाख, टोटल मिलाकर हो गया 1,40,000। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, इन्वेंट्री, यानी इसका फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, यही तो फॉर्मूला था। अब करंट एसेट दे रही माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में दिक्कत देखो आप लोगों को क्या आएगी, इन्वेंट्री दो दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। हम ये जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, ये हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको कभी ओपनिंग डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटा दिया हुआ और हमें सिर्फ एक चाहिए, तो हम कौन सा चूज करेंगे, क्लोजिंग वाला, ठीक है। कौन सा लेना है, क्लोजिंग। तो बताइए जरा क्लोजिंग में स्टॉक कितना था हमारे पास, ये लेना है क्लोजिंग 60,000। ये अगर मैं लेस कर दूं तो हमारे पास जो आएगा 80,000, इट इज योर लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स की जगह तो हम वैल्यू लिख सकते हैं 80,000 और ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब डिवाइड में मुझे क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। देखो भाई दे रखी है क्या करंट लायबिलिटी, इसने क्वेश्चन में क्या क्या दी, एक तो ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज, दो चीजें दे रखी है। तो वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे अपन 2, वर्किंग नोट नंबर 2। हमें निकालनी है अब क्या, करंट लायबिलिटी। जो जो दिया हुआ है ना वो ले लो बस। क्या क्या है अपने पास, एक तो है ट्रेड पेबल कितना है, 1,90,000, 1,90,000। और फिर क्या दिया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी, जो अपने को गिवन है 70,000, 70,000। टोटल मिलाकर 2,60,000 जो है वो आ गई करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में ढूंढो बस, खाली फॉर्मूला याद होगा तो होगा, फॉर्मूले आते जाते नहीं तो फिर बात की अलग हो जाती है। 2,60,000 बराबर कितना आएगा भाई, 0.5 कैसे आ सकता है, 0.5 आ रहा है, नहीं, 80,000 डिवाइड बाई 260, 0.307,
0.54 कैसे आया? या तो ये बुक की मिस प्रिंट के बेस पे आया। एक दूसरी बुक में बताओ जिसमें ये डेटा नहीं था। पुरानी वाली बुक है किसी के पास? हिंदी मीडियम वाली बुक, हिंदी मीडियम वाली सेम है? नहीं, डेटा क्वेश्चन में करंट एसेट्स में हमारे पास 3 चीजें दे रखी है क्या? 40 प्लस 1 लाख, ठीक है। फर्स्ट वाला इसने रेशियो तरल अनुपात पूछा है, लेकिन इसने आंसर तरल का दिया नहीं है, इसने करंट एसेट के बेस पे सोल्व किया। भाई इसको कैसे सोल्व किया? अगर अपन करंट एसेट के बेस पे निकाले ना तब तो 0.54 आएगा। कैसे? ये आ जाएगा अगर 1,40,000, ठीक है। देखो अगर अपन यहाँ 80,000 की जगह अगर सिर्फ करंट एसेट्स ले, यानी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ले, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 2,60,000, ठीक है। तब आपका आंसर आएगा 140 डिवाइड बाई 260, 0.538, जिसको इसने 0.54 कर दिया। यानी वास्तव में लिक्विड रेशियो नहीं है, ये करंट रेशियो का इसने आंसर दिया। तो अपन एक काम करते हैं, लिक्विड तो कैलकुलेट कर ही लिया, करंट भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मिसप्रिंट है थोड़ा, क्या कर सकते हैं। हाँ, अब बताइए इसका तो आएगा आंसर 80,000 डिवाइड बाई 260, 0.307, ठीक है। सेकंड अब अपन कैलकुलेट कर लेते क्या? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें वहां पर दे रखी है, ये जो 140 आया ये क्या है? ये है टोटल करंट एसेट। तो टोटल करंट एसेट हमारे पास कितनी है? 1,40,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी आई? 2,60,000, ठीक है। तो 140 डिवाइड बाई 260 आ जाएगा 0.54:1। दोनों निकाल लेना, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1:1। अब आते हैं अगले रेशियो में। नेक्स्ट जो हमसे पूछा, इसमें क्या पूछा देखो, रहतिया आवर्त अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं भाई? रहतिया आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो गिवन है क्या? डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक बोलूं या एवरेज इन्वेंट्री बोलूं, एक ही बात है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मैंने आपको मेनली 2 फॉर्मूले कराए थे। पहला फॉर्मूला था कि अगर अपन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में अपन को देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, क्या मुझे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ? यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट मान सकते हैं अपन अगर रिटर्न नहीं है तो। और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्या? यस, सकल लाभ भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं। तो अब बनेगा यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3, और हमें निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई? प्रचालन से आगम की लागत। प्रचालन से आगम की लागत, इसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे अपन क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी चीज है, सेल में से प्रॉफिट लेस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी।
अब सेल कितनी है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ये अपने को गिवन है 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को कितना दिया, 1,94,000, तो ये आ जाएगा 2,06,000। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 2,06,000 डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2। अब इसके लिए वर्किंग नोट क्यों बनाए, यहीं पे कर लेते हैं, सीधा यहां पर कर ले। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 और डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया, एवरेज। तो 2,06,000 डिवाइड बाय 55,000 इक्वल्स टू 2,06,000 बट्टा 55,000, ये आएगा 3.74 या 5 भी लिख सकते हो टाइम। टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। 7.6 कर रखा है क्या इसमें, 7.5 तो समझ में आता, 6 कैसे हुआ, हाँ इस बुक में 6 है, 7.5 कर लो इनफ। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, चौथा कौन सा पूछा भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या मैं इससे बोल सकता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आज ही तो करवाया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलूं, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब मुझे इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है क्या, देखो जरा, सबसे आखिर में आ जाइए जहां लिखा हुआ है आरक्षित एवं अधिशेष, मिला, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके जस्ट नीचे देखो इसने क्या लिखा, लिखा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल। एसपीएल मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और वही तो होता है हमारा प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है यहां पर कहीं नहीं लिखा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है या नहीं है, तो अपन मान लेते हैं वही प्रॉफिट यहां पर एज इट इज अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट कितना है भाई, यहाँ 1,40,000 है, इंग्लिश मीडियम की बुक में 1,20,000 है, चलो इंग्लिश मीडियम के आंसर सही है, 1,20,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकलता है भाई, शेयर होल्डर फंड में मैं अगर ऐड कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या बेटर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखो, लॉन्ग टर्म, हाँ डेप्ट भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, तीनों चीजें शायद दे रखी है क्वेश्चन में। देखो शेयर कैपिटल अपने को दे रखी है 2 लाख रुपए की, ये 2 लाख आ गई शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने, 1,20,000, और फिर अपन को दिए हुए प्लस 20,000 क्या, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड। फिर प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट में मुझे एक ही चीज दे रखी है, डिबेंचर। डिबेंचर्स किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। डिबेंचर्स कितने के हैं, प्लस डिबेंचर्स अपने को दे रखे हैं ऋण पत्र 2,50,000, तो कितने आ गए ये, 3,40,000 प्लस 2,50,000, 3 2 5, 5,90,000, ये 5,90,000 क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय 5,90,000 इंटू 100। देख लेना अब 1,20 पे निकाला है किसने, 20.33। अब ये क्या रामायण कर दी, 40 पे निकालेगा तो भी ये नहीं आएगा,
41 आएगा ही नहीं, इसका आंसर यही आएगा 20.33। ठीक है, ये सही है, छाप दो।